हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइफ विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के मॉक टेस्ट को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? दौलतराव सिंधिया, रघुजी भोसले, पेशवा बाजीराव द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो पहला मराठा सरदार जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1802 ईस्वी में। इस संधि को वसई संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इस संधि को वसई संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो गया था इस संधि के कारण ही। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रंगमंच के अंदर यवनिका का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया? यहाँ यवनिका मतलब अर्थ है पर्दे। ठीक है, यवनिका को क्या बोलते हैं? पर्दे बोलते हैं। तो उसका शुभारंभ भारतीय रंगमंच, जब कोई नाटक किया जाता था तो उसमें यवनिका मतलब पर्दे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, इसके पर्दे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रंगमंच के अंदर यूनानियों के द्वारा यवनिका का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन से वेद में, जुदई नहीं है, सॉरी, ये जादुई होगा। ठीक है, क्या होगा? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन प्राप्त होता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में आपको जादुई माया वशीकरण जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी। वहीं अगर सामवेद की बात करें तो इसे संगीत के वेद के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? संगीत का वेद जाना जाता है। ऋग्वेद में आपके देव स्तुति मंत्र होते हैं, देव स्तुति मंत्रों का ज्ञान है। वहीं यजुर्वेद में पूजन विधियाँ, यज्ञ आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, अथर्ववेद में आपको जादुई माया और वशीकरण जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहीं सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र आपको मिलेंगी व यजुर्वेद में पूजन और विधियाँ। अगला प्रश्न है आपका, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या वैष्णव धर्म? तो यहाँ आपका राइट आंसर है, चोल राजाओं ने शैव धर्म, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। चोल वंश के कई शासकों ने शैव धर्म को अपनाया था। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी बने थे, शैव धर्म को अपनाया था, उसके अनुयायी बने थे और कई जगहों पे शिव मंदिरों के निर्माण भी करवाए थे। शैव धर्म से आशय जो लोग शिव की उपासना करते थे, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था चोल वंश के शासकों ने। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? डेरियस, सेल्यूकस, मेगास्थनीज या अलेक्जेंडर? तो ये हराया था ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ग्रीक शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व इनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले कौन थे? चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो इन 7 पैगोडा के नाम से मशहूर जो मंदिर हैं वो पल्लव के द्वारा निर्मित किए गए, पल्लव वंश के लोगों द्वारा निर्मित किए गए थे, जिनमें नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर भी बोला जाता है, महाबलीपुरम का मंदिर भी बोला जाता है 7 पैगोडा के मंदिर को। तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा, जिसमें नरसिंह वर्मन का नाम आता है,
बनवाए गए थे मंदिर, ठीक है। किसके द्वारा? पल्लव वंश के शासकों द्वारा मंदिर बनवाए थे 7 पेडोगा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिन्हें महाबलीपुरम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, दारा सिको, बलबन या इल्तुतमिश? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली का तीसरा शासक था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा शासक था दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश। इसने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? वैसे तो ब्रह्म समाज की बात करें तो इसका जो स्थापना है वो राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किसके प्रयास से उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इसकी शाखाएं खोली गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन, जो कि राजा राम मोहन राय के शिष्य थे। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई। अगला प्रश्न है आपका, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार कौन प्रकाशित करता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रकाशित करते थे ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम या महात्मा गांधी? तो ये वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम इसका था अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ, ये पुराना नाम था अखिल भारतीय हरिजन संघ का, जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय हरिजन संघ का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ पर है? गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी वर्ष 1932 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है। फिर इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हरिजन संघ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन किसने बताया है? तो लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन अब्राहम लिंकन द्वारा बताया गया है। किसने कहा था? ये कथन अब्राहम लिंकन का है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो प्रांतीय संविधान सभा के यहाँ अध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा का प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है? मतलब राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है एवं राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया जाता है। जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 356 में है। अगला प्रश्न है आपका, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसका जन्म हुआ था? मेघालय राज्य का जन्म हुआ था। ये 2 अप्रैल 1970 को प्रभाव में आया था, ठीक है, प्रभाव में आया था मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है आपका, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयोग? तो यहाँ आपका निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं ऑप्शन नंबर डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे लेंगे हम,
कि 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, या लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का प्रथम निर्वाचन 1952 ईस्वी को हुआ था, इसलिए यह दिन जो है वो इतिहास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न लेंगे हम, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 312? तो संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 312 में निहित है। किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 312 में निहित है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अगला प्रश्न है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही बैठते हैं। ठीक है, इसलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 19 है, और प्रश्न नंबर 19 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको जीके के बेस्ट मॉक प्रोवाइड कराए जाते हैं और डेली करंट अफेयर्स जीके भी चलती है यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा व तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1956 ईस्वी में पारित हुआ था, और इसके पारित होने पे ही कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124? तो ये भारत के राष्ट्रपति पे अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर सी 123 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी? तो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है वह ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी के एक सम्मेलन में। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन डीसी के एक सम्मेलन में 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मौसिनराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी या रियूनियन? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौसिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। वो सिर्फ भारत का नहीं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है और सबसे नम क्षेत्र है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत, डी हिंद महासागर। तो विश्व की सबसे बड़ी महासागर की बात हो रही है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि निम्नलिखित में किस नदी को डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? अमेजन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी का। मिसिसिपी नदी जो डेल्टा बनाती है उसका जो आकार है वो चिड़िया के पर, ठीक है, पर मतलब पंख जैसा है, उसका आकार जो है चिड़िया के पर जैसा होता है मिसिसिपी नदी का डेल्टा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? बृहस्पति, शनि, वरुण या अरुण? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग, ठीक है, गोलाकार रिंग है शनि ग्रह के चारों ओर। अगला प्रश्न है आपका
बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप या रैन गेज? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपको नज़र आ रहा है, नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा व गति मापने वाला यंत्र है। और रेन गेज है आपका वर्षा मापी यंत्र। रेन गेज क्या है? वर्षा मापी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? कालाहारी, सहारा, गोबी या अटाकामा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है अल्जीरिया, और गोबी जो है वो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल, शीत मतलब ठंडा मरुस्थल है गोबी। ठीक है, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? मंगोलिया और चीन में पड़ता है गोबी मरुस्थल, जो कि सबसे ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थित है आपकी ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच जिसे बोलते हैं, वो आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्र एवं राज्य सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय या योजना आयोग? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचवर्षीय योजना का निर्माण। और योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? विलियम गॉड, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गॉड्स, विलियम एस गॉड। इनका पूरा नाम है विलियम एस गॉड के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संयुक्त राज्य एजेंसी के पूर्व प्रशासक हैं। किसके? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पूर्व प्रशासक हैं ये विलियम एस गॉड। इनके द्वारा हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम गढ़ा गया था, मतलब बोला गया था। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। पहला आपका चीन है, दूसरा ब्राज़ील है और तीसरा है आपका भारत। ठीक है, तीसरा स्थान रखता है तंबाकू उत्पादन में भारत। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है आपका दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जिसे बोलते हैं, उसका संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध के उत्पादन हेतु ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1998 ईस्वी में। किसान क्रेडिट अगस्त 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें ओजोन होती है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिससे वनस्पति और खेती जो है वो नष्ट हो जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन या मीथेन? तो सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा हमारी ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस के द्वारा होती है। किसके द्वारा? ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणें जो कि घातक होती हैं, जिनसे कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। ओजोन परत
जो होती है ओजोन गैस से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है आपका एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर आपका है ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी पालन। किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है आपका एपीकल्चर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एचजी खुराना या में से कोई नहीं। तो ये दी गई थी डीएनए की द्विकुंडली संरचना ऑप्शन नंबर बी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी। कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में इन दोनों ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक है आर के नारायण। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है वेटिंग फॉर द महात्मा। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे आपका कि लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक थे? तो लाला लाजपत राय की पुस्तक थी दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम भारत का विभाजन यानी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की, तो ये लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और मदर इंडिया लिखी गई है कैथरीन मेयो की, एक विश्व प्रसिद्ध कृति है मदर इंडिया, कैथरीन मेयो की। और हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपका हाल ही में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी, नेपाल, काठमांडू या अयोध्या? तो ये स्थापित की जा रही है कौशाम्बी में। ठीक है, भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर में 13 सितंबर, 14, 15 या 16। तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर। ठीक है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में पेप्सिको किस राज्य को नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 778 करोड़ रुपए का। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या असम? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। असम द्वारा 778 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है पेप्सिको का नया संयंत्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया प्रतिवर्ष? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 9 सितंबर? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में किस देश प्रधानमंत्री थी शेख हसीना भारत में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आई हुई थी? ये आपसे पूछा रहा है कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आई थी? बांग्लादेश, जापान या ईरान या रूस? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि भारत में हुए G20 सम्मेलन में भाग लेने आई थी। ठीक है, शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। और अगला प्रश्न है आपका निम्न में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना MMCPY शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? तो ये शुरुआत की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओडिशा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का शुरुआत हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा या इम्फाल? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पर प्रकाश डाला गया, सौर ऊर्जा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका आखिरी प्रश्न है
और महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर का कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ को हाल ही में किस राज्य में 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है? कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को कहाँ पर बीआरओ को निर्देश दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य में 10,000 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाएं। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्दी आपका एग्ज़ाम है 28-29 को, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो फिर मिलते हैं, जब तक है तब तक फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ, और ऑल द बेस्ट है। आप लोग ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। चलिए, नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।